नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। 60 करोड़ के धोखाधड़ी केस में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 5 घंटे तक राज कुंद्रा का बयान दर्ज किया है। शिल्पा शेट्टी और उनके पति पर 2015 के भीतर 7 करोड़ रुपए की एनबीएफसी से धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं और कुंद्रा ने मुंबई पुलिस को अपना जो बयान दिया है उसमें दावा यह किया है कि शिकायतकर्ता दीपक कोठारी का एनबीएफसी से पहले कर्ज के रूप में लिए गए पैसे और बाद में उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी लिमिटेड में इक्विटी के बदले इक्विटी के रूप में समायोजित कर दिए गए। 60 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए प्रसारण शुल्क के रूप में और करोड़ों रुपए सेलेब्स और हस्तियों को प्रचार और अन्य खर्चों के लिए दे दिए गए थे। राज कुंद्रा ने 2 अभिनेत्रियों बिपाशा बसु और नेहा धूपिया के नामों का भी खुलासा किया है, जिन्हें प्रचार के लिए भुगतान किया गया था, जिसके लिए उन्होंने कुछ तरीके भी उपलब्ध कराए थे। खबर यह है कि शिल्पा शेट्टी को भी बहुत ही जल्द तलब किया जा सकता है। राज कुंद्रा को अगले हफ्ते बयान के लिए फिर से बुलाया जाएगा। 60 करोड़ की धोखाधड़ी का जो मामला अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर मुंबई पुलिस ने रजिस्टर किया था, उस मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का आज स्टेटमेंट ईओडब्ल्यू के ऑफिसर्स ने रिकॉर्ड किया। आपको बता दें 4 से 5 घंटे ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, जिसमें राज कुंद्रा ने बताया कि जो 60 करोड़ रुपए उन्होंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से लिए थे, उस पैसे को उन्होंने उस कंपनी के प्रमोशन के लिए, उस कंपनी की ब्रॉडकास्टिंग फीस देने के लिए, सेलिब्रिटीज यहाँ की कुछ अन्य अभिनेत्रियों को प्रमोशन के लिए उन्होंने पैसे दिए और जो फॉरेन टूर्स थे, इसके अलावा अन्य खर्चों पर ये पैसे खर्च हुए, ऐसा उनका क्लेम था। ऐसा उन्होंने एक एक्सपेंस शीट भी ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के ऑफिसर्स को दिया। आपको बता दें कि इस मामले में अब ईओडब्ल्यू शिल्पा शेट्टी को भी जल्द समन करेगी, उनसे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि शिल्पा शेट्टी इस कंपनी की एक मेजर शेयर होल्डर थी, जिस कंपनी ने ये 60 करोड़ रुपए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से लिए थे और उसके बाद उसको गवर्न कर दिया। ये कंप्लेन एनबीएफसी के जो मालिक थे दिनेश कोठारी, उन्होंने दी थी। अब राज कुंद्रा को फिर से स्टेटमेंट के लिए अगले हफ्ते बुलाया जाएगा और जल्द ही शिल्पा शेट्टी को भी स्टेटमेंट के लिए बुलाया जा सकता है, ऐसा सूत्रों ने कहा है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बारिश से बेहाल मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में। हर बारिश की यही कहानी, मुंबई पानी पानी। आज भी मूसलाधार बारिश और जलजमाव से दौड़ती भागती मुंबई की रफ्तार पूरी तरह से रुक गई थी, उस पर ब्रेक सा लग गया था। अंधेरी सबवे से लेकर सायन तक, नागपुर से लेकर बीड तक कई जिलों में बारिश आसमानी आफत बनकर बरस रही है। बीड में तो सेना के जवान देवदूत बनकर हेलीकॉप्टर्स के जरिए बाढ़ में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। हर बारिश में डूबना मुंबई की नियति बन गया है। मुंबईकरों के सामने बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव होने से हर साल की तरह बीएमसी के दावों की पोल खुल गई है। सुबह सुबह हुई मूसलाधार बारिश से मुंबई के सायन इलाके में भी सड़क पर कई फीट पानी भरा दिखा। गांधी मार्केट इलाका मानो बारिश में तैरता दिखाई दिया। इस वक्त हम मुंबई के गांधी मार्केट इलाका जो कि सायन में है, वहां पर है और इस वक्त आप देख लीजिए काफी ज्यादा पानी जो है वो हालांकि धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ पे बीएमसी ने पंप्स, जनरेटर्स लगा के, पंप्स लगा के काफी सारा पानी यहाँ से निकाला है, तब जाके थोड़ा सा कम हुआ, वरना काफी ज्यादा पानी यहाँ भर गया था, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है उस पर असर पड़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि बारिश भी हल्की कम हुई और पानी जो जल जमाव था वो भी थोड़ा सा कम हुआ, उसकी वजह से वापस एक बार मुंबई में जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलने लगी है। लेकिन सवेरे सवेरे हमने देखा था तेज बरसात के साथ कई जगहों पे, क्योंकि जल जमाव हो चुका था, उसकी वजह से मुंबई का जो रश आवर है उसमें लोगों को अटकना पड़ा और बहुत ज्यादा जो बरसात होने की वजह से गाड़ियां बहुत ज्यादा धीरे चल रही थी। मुंबई में आसमानी आफत मुसीबत बनकर बरसे और अंधेरी सबवे ना डूबे, ऐसा नामुमकिन है। इस बार भी अंधेरी सबवे में कई फीट पानी भर गया,
जिसके बाद आवाजाही बंद करनी पड़ी। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी स्थित अंधेरी सबवे के पास, जहां पर आप देख सकते हैं तेज बारिश के चलते अंधेरी सबवे पूरी तरह लबालब भर गया है। एहतियात के तौर पर अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, आज हफ्ते का पहला दिन है, यानी सभी लोग जो काम पे जाने के लिए घर से निकले हैं और रास्ते में अगर इसी तरह बारिश हो रही है और रास्ते में जगह जगह अगर पानी भरता है तो आम मुंबईकरों को काफी परेशानी होने वाली है। मुंबई के वीकेसी इलाके में भी बारिश के बाद हालात बेकाबू दिखे, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किंग्स सर्कल रेलवे स्टेशन में भी पानी भर गया, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। महाराष्ट्र के कई जिले मूसलाधार मुसीबत से जूझ रहे हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे कंट्रोल रूम में बारिश और बाढ़ के हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में लोग जानकारी के लिए फोन कर रहे हैं। शिंदे ने भी कुछ लोगों से फोन पर बात कर मदद का हर संभव भरोसा दिया। मुंबई में देर रात से शुरू हुई बारिश सुबह तक जारी रही। सुबह करीब 7 बजे जीटीबी मोनो रेल स्टेशन से कुछ आगे अचानक एक मोनो रेल भी बंद हो गई। फायर ब्रिगेड के मुताबिक अंदर फंसे सभी 17 यात्रियों को मोनो रेल टेक्निकल टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। बताया जा रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते मोनो रेल बंद पड़ गई थी। मुंबई में एक बार फिर से मोनो रेल तकनीकी कारणों से बंद पड़ गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं घटनास्थल पर, जहां पर देख सकते हैं जानकारी के मुताबिक करीब 7:15 बजे ये मोनो रेल अचानक से यहाँ पर बंद पड़ गई है। फायर ब्रिगेड से जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जिस वक्त ये बंद पड़ी, इंक्लूडिंग मोटरमैन करीब 17 लोग इसमें मौजूद थे। सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया वजह का, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक तकनीकी कारणों से ये मोनो रेल बंद हुई है। नवी मुंबई में भी जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से मुंबई कृषि उपज मंडी समिति परिसर में कई फीट पानी जमा हो गया। इधर बीड में भी बारिश कहर बनकर बरस रही है। 100 से ज्यादा छोटी बड़ी परियोजनाएं प्रभावित हैं। लगातार बारिश से किसानों की हजारों हेक्टेयर जमीन लबालब भरी दिख रही है। बीड में जहां हालात बेकाबू हो रहे हैं, वहां रेस्क्यू के लिए सेना की मदद ली जा रही है। नासिक से आए सेना के हेलीकॉप्टर ने बाढ़ में फंसे कई लोगों की जान बचाई। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीमें भी लोगों को घरों के अंदर राशन का सामान पहुंचा रही हैं। नागपुर में भी बारिश के साथ बिजली भी गरजने से लोगों में खौफ दिखा। अचानक मौसम बदलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में भी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। रविवार देर रात से जारी मूसलाधार बारिश और जायकवाड़ी डैम से छोड़े गए पानी ने हालात और गंभीर बना दिए हैं। जायकवाड़ी डैम से गोदावरी नदी में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने पहले ही लोगों को अलर्ट किया था कि डैम के गेट खोले जाएंगे, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से गोदावरी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ा, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। जरूरत से ज्यादा बारिश ने अन्नदाता की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। खरीफ की फसलें जैसे तुअर, उड़द, सोयाबीन, कपास, मक्का और प्याज पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों की मांग है कि सरकार तुरंत मुआवजा दे, साथ ही जिनकी फसलों का बीमा किया गया था उसका भुगतान भी कराया जाए। रायगढ़ में बारिश से बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। वाशी, बेलापुर, खारघर और उरण में बारिश हो रही है। बारामती में भी 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पुणे जिले के ग्रामीण इलाकों में कई नदी नाले उफान पर हैं। इसकी वजह से संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई। पुणे सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोनी कालभोर इलाके में सैलाब ने रिहायशी इलाकों में भी घुसपैठ कर दी है। आज तक ब्यूरो। आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस कानून के सभी प्रावधानों को गलत नहीं मानता और इसीलिए इस कानून पर स्टे नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जिन 3 प्रावधानों में संविधान के उल्लंघन का मुद्दा बनता है, उन प्रावधानों पर अंतरिम रोक आज से लागू रहेगी। इनमें वो प्रावधान भी शामिल हैं जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच सबसे ज्यादा टकराव हुआ था।
आपको बता दें कि नए वक्फ कानून में यह प्रावधान था कि जो व्यक्ति वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान में दे रहा है उसे इस्लाम धर्म को अपनाए कम से कम 5 साल पूरे होने चाहिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी और यह कहा कि जब तक नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा तब तक ये शर्त मान्य नहीं होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वक्फ कानून में यह धारा भी जोड़ी गई थी कि केंद्रीय वक्फ काउंसिल में 2 गैर मुस्लिम व्यक्ति और 2 मुस्लिम व्यक्तियों को भी जगह दी जाएगी और काउंसिल में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय वक्फ काउंसिल के जो 22 सदस्य होते हैं उनमें से 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं हो सकते और राज्य के वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा सदस्य भी गैर मुस्लिम नहीं हो सकते। तीसरी महत्वपूर्ण बात, नए कानून में यह भी प्रावधान था कि अगर वक्फ की किसी संपत्ति को लेकर विवाद है तो जिले के कलेक्टर उस संपत्ति की जांच करके अपनी रिपोर्ट को दायर कर सकते हैं और अगर उन्हें इस पर सरकार का दावा सही मिलता है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी इसे सही कर सकते थे और उस संपत्ति से वक्फ का दावा वापस लिया जा सकता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी अंतरिम रोक लगा दी है और कहा है कि एक कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि इन प्रावधानों पर रोक के बावजूद नया वक्फ कानून अब भी लागू रहेगा और इसके बाकी के प्रावधानों पर अदालत ने कोई भी रोक नहीं लगाई है। तो वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी के कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बताई गई है कांग्रेस की तरफ से। तो महाराष्ट्र से कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने क्या कहा है, सुनिए। इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वक्फ के मामले में जो अंतरिम फैसला आया है उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है? राहत है, बहुत जीत मानता हूं मैं इसको और खुश हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन तमाम बिंदुओं पे बहुत विस्तार से नजर भी डाली और कुछ बुनियादी जो पॉइंट्स थे उन पर रोक भी लगा दी। तो मैं बधाई देश भर के उन लोगों को दूंगा जो लड़ रहे थे इस लड़ाई को। ये क्या ऐसा फैसला है जिसको दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत बता रहे हैं? नहीं, कम से कम देखिए, जिनकी जमीनें लुटने का खतरा है वो उसको अपनी बड़ी जीत, जो पीड़ित है वो ज्यादा बड़ी जीत मानेगा ना। जो पीड़ा देने वाला था, जो लूटने की साजिश कर रहा था, उसके लिए तो ये हार ही है ना कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे तय करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सवाल पूछ लिया ना कि आप कैसे तय करेंगे। और मुझे लगता है इस पूरी बिल की आत्मा, जो साजिश वाली आत्मा थी, वो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण था। कलेक्टर राज की कोशिश जो सरकार ने की थी वक्फ की जमीनों को लेकर के, उस पर भी रोक लगाना ओवरऑल अंतिम तो नहीं लेकिन अंतरिम बहुत बड़ी राहत है। बोर्ड के मेंबर्स को लेकर बड़ा विवाद था कि मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो। नहीं, उस पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है। जजमेंट हम लोगों के सामने आ जाए। मैंने कहा ना, लड़ाई आज अंतिम नहीं है, लेकिन जो भी है हम इसे जीत मानते हैं, अपनी बड़ी जीत। चेहरे से लग रहा है और तमाम जाहिर सी बात है, हम लोग डे वन से इस लड़ाई को बड़े पैमाने पे लड़ रहे हैं और ये बड़े पैमाने पे देश को, समाज को बांटने की साजिश को लेकर के ये बिल लाया गया था। और अगर उस पर रोक लग रही है माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट से, आंशिक तौर पर ही अगर आज इंसाफ मिला है, तो मैं इसे बहुत बड़ी जीत मानूंगा और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इससे जितनी चीज़ें हमको छूट दी, इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला नहीं है। कलेक्टर को फिर पावर दिया गया है। पुरानी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो आज़ादी के बहुत पहले 200-300 साल पहले उसके कागजात है ही नहीं यहाँ पर, तो वो भी लिटिगेशन में आ रही हैं। और जो 5 साल तक कोई भी नया कन्वर्ट हुआ मुस्लिम आएगा तो 5 साल तक उसे राइट नहीं मिलेगा इसमें। और वो जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। अब ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे तय करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अभी इस पर कुछ बोलना वो नहीं है। आने वाले बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी और विपक्ष के बीच प्रचार युद्ध शुरू हो चुका है। बीजेपी के देवाभाऊ वाले कैंपेन के जवाब में एनसीपी शरद गुट ने अपना प्रचार अभियान तेज किया है, जिसमें सरकार की नीतियों की आलोचना और उनसे जवाब मांगा गया है। इस मामले में फडणवीस ने कहा है कि पवार के मन में क्या है कोई नहीं समझ सकता। यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री देवाभाऊ, देखिए, जो प्यार करते हैं वो देवाभाऊ कह सकते हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले प्रचार युद्ध भी शुरू हो गया है। एनसीपी शरद गुट ने धुआंधार प्रचार अभियान शुरू किया है, जिसका नाम मराठी में है देवाछु संग, यानी भगवान आप ही बताएं।
शरद पवार की पार्टी का ये विज्ञापन सीधे बीजेपी के देवभाऊ अभियान को चुनौती देता है। दोनों ही दल अपने अपने वादों और दावों को प्रचार अभियान की शक्ल में जनता की अदालत में ले जा रहे हैं। बीजेपी का देवा भाऊ अभियान अखबारों से लेकर होर्डिंग तक में छाया हुआ है। लोकप्रियता के हिसाब से बीजेपी कार्यकर्ता सीएम फडणवीस को देवा भाऊ नाम से बुलाते हैं, जिसका मतलब बड़े भाई जैसा होता है। इसी की काट में एनसीपी शरद गुट देवा छू संग विज्ञापन अभियान लेकर आई है। ये विज्ञापन सरकार के प्रदर्शन और अधूरे वादों पर निशाना साधने के लिए है। इसके तहत किसानों की कर्ज माफी, 2100 रुपए देने वाली लाडली बहन योजना की स्थिति और बेरोजगारी से जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। हम पार्टी की तरफ से उनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अकाल, इस तरीके का अकाल जब किसानों पे आया था, किसान बोने के लिए कुछ पैसे नहीं थे, कर्जबाजारी हो चुके थे, तब शिवाजी महाराज ने अपने खजाने की मोहरें तक बांटी थी और किसानों को जगाया था। इस तरीके से पवार साहब ने कर्ज माफी दी थी उस समय। इस समय शिवाजी महाराज की तरह गवर्नमेंट में लीड लेना चाहिए था। आपका ऐड करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए पार्टी की तरफ से हम उनको ये सवाल करना चाहते हैं, मराठी भी मैं बोलूँगा कि देवा तू सांग ना, एक लाइन होती है मराठी में, देवा तू सांग ना कि भगवान अभी तू ही बता कि ये इम्बैलेंस कैसा है, ये अराजकता क्यों है इंडिया में। इस तरीके से आज के जुलूस में पवार साहब, सुप्रिया ताई, हमारे पार्टी के सारे लीडर्स ने अपनी भूमिका इस जुलूस में स्पष्ट की। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मजाकिया लहजे में शरद पवार की पॉलिटिक्स की स्टाइल को लेकर कहा, वो जो कहते हैं उसका अलग ही मतलब होता है। आपल्याला माहिती आहे पवार साहेब कशा करता प्रसिद्ध आहेत। पवार साहेबांनी एक्स म्हटलं की वाय समजायचं, याकरताच पवार साहेब प्रसिद्ध आहेत। त्याच्यामुळे मोठे नेते आहेत, त्यांच्यावर अधिक काय बोलू। फिलहाल एनसीपी शरद गुट भी बीएमसी चुनाव को लेकर काफी पसीना बहा रहा है, क्योंकि पार्टी में टूट के बाद कई बड़े नेता अजित पवार के पाले में चले गए थे। इसीलिए शरद पवार अब सीधे बीजेपी पर निशाना साधकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि महायुति सरकार उनकी पार्टी को हल्के में लेने की कोशिश न करे। जहां एक तरफ महाराष्ट्र की जनता से भावनिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का देवा भाऊ नाम से एड कैंपेन चलाया जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ विपक्ष में बैठा राष्ट्रवादी शरद पवार गुट देवा तूच सांग यानी भगवान आप ही बताओ ये एड कैंपेन चलाकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। अब आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के चलते ये कैंपेन वॉर और कितना तीव्र होता है और जनता किसकी तरफ झुकाव रखती है, ये तो आने वाले चुनाव नतीजे ही बताएंगे। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच एक जमीन सौदा विवादों में आ चुका है, क्योंकि कांग्रेस ने इसके खिलाफ अदालत जाने की धमकी दी है। आपको बता दें कि नरीमन पॉइंट पर स्थित है लगभग 4.5 एकड़ का प्लॉट है। भारतीय रिजर्व बैंक को 3,472 करोड़ रुपए में से बेचा गया है। कांग्रेस ने आरोप अब यह लगाया है कि राज्य सरकार 2015 में मेट्रो 3 परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण से पहले उस प्लॉट पर मौजूद राजनीतिक दलों के कार्यालयों को बहाल करने के अपने वादे से मुकर गई है। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हाल ही में एक प्लॉट बेचा है। 4.25 एकड़ का ये जो प्लॉट है महाराष्ट्र के विधान भवन के सामने मेट्रो का कंस्ट्रक्शन खत्म हुए इस प्लॉट पर है। अब इस प्लॉट पर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि MMRCL ने जब 2015 में उनसे ये ज़मीन ली थी, तब यहाँ पर कांग्रेस और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का जो ऑफिसेस था वो ऑफिसेस उनको फिर से बनकर मिलना था। यूपी के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर फायरिंग के आरोपी अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर हैं, गिरफ्त से बाहर। और इसी बीच सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक्ट्रेस के पिता से बात की है। साथ ही पूर्व पुलिस ऑफिसर जगदीश सिंह पाटनी से बात करके उन्हें आश्वासन दिया है कि वो परेशान न हो। योगी ने अपराधियों को पाताल से भी खोज लाने का आश्वासन देते हुए पूरी तरह से उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। देर रात माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे टेलीफोन पे फोन आया था और उन्होंने हम पूरे मेरे पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि पूरा प्रदेश आपके साथ है और आपकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
और आपको बता दें कि दिशा की जो बड़ी बहन है आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं खुशबू पटानी, और उन्होंने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणियां की थी। उन्होंने दोनों ही कथावाचकों के बयानों को महिला विरोधी बताया था और उस फटकार भी लगाई थी, और उसके बाद जबरदस्त तरीके से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई और कहा यह गया कि शायद हमलावर उसी से प्रेरित होकर यहां तक पहुंचे थे। इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज